हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं पूर्वावलोकन घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। आगे के जितने भी प्रश्न हैं उसको इसमें हल मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? विकल्प 1 है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। बी ऑप्शन है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपने जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। अगला ऑप्शन है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। ऑप्शन डी है एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इन सब विकल्पों में से ए विकल्प सही है। आईएएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, राज्य स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु सॉवरेन व्यक्ति के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं, पहला है जनसंख्या, दूसरा है सरकार, वहाँ पे सत्ता होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए। तीसरा है निम्नांकित सीमांकन वाला भूभाग होना चाहिए और संप्रभुता भी होनी चाहिए, मतलब वो जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन होना चाहिए, अर्थात वह अपनी घरेलू और बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा, यूपीपी से प्रीलिम्स 2008 का क्वेश्चन है ये। इसका देखिए, इसमें ये सिंप्लीफाई तरीके से है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य की तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन जो है 2 है वो गलत है। ऑप्शन केवल 1 सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता पर कोई भी जो कहते हैं प्रभाव नहीं पड़ता। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्य के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है।
राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई भी शर्त या आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह संसदात्मक है। ये यूपीपीसी प्रीलिम्स 1990 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनिए इसको। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती है, एक होता है संसदात्मक और दूसरा होता है अध्यात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए जो है कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, जिसे संसदात्मक कहा जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो ये गलत है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, तो ये भी गलत है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ये भी गलत है। और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यह सही है। लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, तो यूपीपीसी मेंस 2010 का क्वेश्चन है। तो उसके पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने व्याख्या में देखा। तो अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें विकल्प है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। अगला ऑप्शन है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आईएएस प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। और सरकार दोनों के लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये गलत है बिल्कुल। और सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व ही हटाई नहीं जा सकती, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला, ये जो इसकी व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरत है, तो इसे पढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकता है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश में से बोरो किया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, ना कि बेल्जियम से, ना फ्रांस से, ना स्विट्जरलैंड से। तो यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 में भी पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप, जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन भी है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। इसमें वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये गलत है। सामूहिक दायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है, गलत है। ये लेजिस्लेचर है, गलत है।
इसमें ये सही है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। IAS प्रीलिम्स 1998 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। यह अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व एवं द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगला प्रश्न है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से बिल्कुल भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है, इसमें देखते हैं। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ परिसीमित हैं। अगला वो विकल्प देखते हैं। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की या संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन सी सही है। IAS प्रीलिम 2021 का क्वेश्चन है। बताइए, हाल ही में पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं हम लोग। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है, तथा जब वहाँ संसद के ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी हैं, जो किसी भी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीय वाद 1973 के में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियों को स्वीकार किया है, तथापि यह भी निर्धारित किया है कि संविधान की मूल संरचना, फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर है, वो उसमें परिवर्तन करने वाला कोई भी संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार कथन एक सही है। कोई भी इस तरह का जो मूल ढांचे को प्रभावित करे, इस तरह का संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन इस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में किया था कि कुछ जैसे कि सॉवरेनिटी हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, और भी जुडिशरी का सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी हो गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ये सब कुछ जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इन सब से रिलेटेड कोई भी संशोधन जो है वो सांसद नहीं कर सकती। और अगला कथन है कि क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145 परंतु 3 में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यात्मक जो सरकार है, प्रेसिडेंटियल रूल जो है वो नहीं है। ये संघात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदात्मक सरकार है। तो ये UPPCS मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन इसमें D सही नहीं है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार जो है वो गलत है।
संघीय नीति सही है, संसदीय पद्धति की सरकार सही है, धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है, यूबीपीसी स्पेशल। देखिए इसमें मेंस 2008 में क्वेश्चन आया था। भारत में राष्ट्रपति इस पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा जहां राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है जिसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी है। आईएएस प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है और क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में कहा गया है। और संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ अथवा कार्यरत रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अगला प्रश्न है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं बनी रहती है। तो आईएएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। और थर्ड है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है अपने इंडिया में नहीं है, संसदात्मक है। तो ये थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन एक सही है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। प्रीलिम्स आईएएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, तो इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं हम लोग। अनुच्छेद 75 हमें क्लॉज 5 में 75 क्लॉज 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है और भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन ई सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही है। ये देखिए 65वें बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि शासन प्रणाली के सामान्यतः 2 पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो इसमें विकल्प ई सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से उन एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है।
विकल्प है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऑप्शन बी है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। अगला ऑप्शन है कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हस्तान्मुख दशा में है। तो आईएएस प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन सी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं हम लोग। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली अथवा उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार का प्रमुख सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति में सारी शक्तियां निहित होती हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है ऑप्शन। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सही है। फिर सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। ये गलत है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2009 में, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में कोई भी पूछा गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो भारत संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र व राज्यों में विभाजित किया गया है। तो इसलिए इसे हम लोग ये फोर्थ जो ऑप्शन है इसको कट कर देंगे, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो उसमें ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सही है। तो इसको पढ़ सकते हैं हम, यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है ये। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था सही है, संप्रभुता संपन्न सही है, लोकतांत्रिक समाज है बिल्कुल सही है, कल्याणकारी राज्य है ये भी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में वही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो सत्तावादी सरकार जो है वो नहीं है, बल्कि ये सभी है, एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, बिल्कुल है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है, भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है, अर्थात यहाँ पे सत्तावादी सरकार नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, न कि भारत के राष्ट्रपति से या फिर प्रधानमंत्री से या फिर संसद से। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, प्रीलिम्स एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स में भी आया हुआ प्रश्न है ये। तो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकारों का स्रोत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और संघीय जो शासन प्रणाली की
अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है, स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो इसमें कोई भी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ये देखिए IAS प्रीलिम्स UPSC में पूछा गया प्रश्न है जो 2021 में पूछा गया है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार गलत। कोई भी सरकार जिसके प्रमुख के नाम मात्र की शक्तियाँ हों, बिल्कुल गलत। कोई भी सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों, ये भी गलत है। ये 4th वाला जो है ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन व्याख्या देखिए कैसा है। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है और संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान की निहित परिसीमित होती है। सरकार अपने प्राधिकार अथवा शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकारों का स्रोत संविधान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के ओर से सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। भारत का अपना एक का संविधान है, बिल्कुल है। तो ये वैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनमें समस्त व्यक्तियों को इस प्रकार से दर्शित होता है। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भारत में किसी भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है और भारत का पहला अपना एक लिखित संविधान है और जो कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है। तो ये लाल फीताशाही जो है वो गुड गवर्नेंस का एक क्वालिटी नहीं है। झारखंड PCS प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जवाबदेही, कानून का नियम, पारदर्शिता ये सभी है, बिल्कुल है। लाल फीताशाही प्रशासन का विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति ये सब जो है वो सुशासन की विशेषताएं हैं। एक वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य नहीं है, इसमें वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ये सही है। IAS प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सतत प्रयत्नशील होता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत अर्थात क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की केंद्र में वंचित वर्ग ही है। अगला प्रश्न है, राज्य हर जगह है,
यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। इसमें कल्याणकारी राज्य जो है वो सही है, राज्य हर जगह है। यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास व प्रगति की व्यापक और धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो उसमें ऑप्शन डी सही है, साम्यवादी सरकार। राज्य यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी यह कम्युनिस्ट राज्य के दर्शन का उल्लेख बिल्कुल संविधान में नहीं किया गया है। सामाजिक राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्गत सन्निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2005 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन डी सही है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है और यहाँ पे संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है और संसद में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। यहाँ पे उत्तराखंड प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया है प्रश्न। यहाँ पे भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि हम भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टार्टिंग जो है हम भारत के लोग से है। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, जहाँ पे भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपनी प्रतिनिधि निर्वाचित करने का पूरा अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसमें एकल कार्यपालिका जो है वो अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है ये। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और इसमें डी सही। इसमें कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंशियल रूल का, और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन अब स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि प्रेसिडेंशियल रूल का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए अमेरिका में हुआ था। एमपी पीसीएस प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि अध्यात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने अथवा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार है, अथवा अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। और जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन
सत्ता का संचालन सही अथवा उचित प्रकार से नहीं करते हैं, तब जनता चुनाव समय समय पर चुनाव होते रहते हैं कि उसके माध्यम से सत्तारूढ़ दल अथवा सरकार को पराजित कर हटा देती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो साधारण पुरुष व महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें IAS प्रीलिम 2017 का क्वेश्चन है। इसमें आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। काफ़ी डायनेमिक प्रोसेस होता है इसका। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र के अच्छे नागरिकों की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इन निर्णय के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि और विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत का जो मतलब कि भारत में जो निर्वाचन समय समय पर होता रहता है और भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। UPPCS प्रीलिम्स 1997 का क्वेश्चन है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान जो है निर्वाचित, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। वह वंशानुगत मतलब हायरार्कियल व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। भारत में राष्ट्र का प्रधान जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने जाना ये UPPCS मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ ये जो है ये डिनोट करता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है। तो ये UPSC प्रीलिम्स 1994 का क्वेश्चन है। कोई राज्य संघात्मक है या एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर किया जाता है। मतलब कि जाना जाता है, यदि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। और भारत एक संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारत अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है। तो यह अधिकांश अंशतः न ही ज़्यादा कठोर है न ही ज़्यादा लचीला है। तो UPPCS मेंस 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। अतः यह अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला संविधान भी है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 365 368 अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त भी अन्यून राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली जो है वो केंद्र की ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। तो यह है न्यायिक समीक्षा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंडिया की संसदीय शासन प्रणाली में है और लेकिन ब्रिटेन में जो है वो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं है। UPPCS मेंस 2010 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से विचार करें कि अंत में कौन से कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसमें
कथन जो है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और कारण जो है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें से दोनों सही है, लेकिन इसमें से ये जो है स्पष्टीकरण सही नहीं प्रदान करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। यूपीपीसी प्रीलिम्स 1995 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्ति का स्पष्ट विभाजन है। यहाँ पे देखिए, यद्यपि यह जो पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु कारण व कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है और कारण है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि क्योंकि ए कथन जो है वो सही है, लेकिन कारण है गलत है। यूपीपीसी प्रीलिम्स 1998 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाता है कि स्वरूप जो है वो संघीय है। तो मैंने पहले ही आपको एक क्वेश्चन में बताया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। वो आईएएस प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। ये देखिए, अन्य विकल्पों को देख सकते हैं आप कि संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। फिर ऐसी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इररिलेवेंट है। और फिर डी है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ये भी इररिलेवेंट ही है क्योंकि इसमें पूछा है कि संघीय स्वरूप को क्या दर्शाता है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है तो इसको पढ़ना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं इसको। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों के प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं कि लिखित एवं कठोर संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। फिर द्विसदनीय संसद होना चाहिए। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है क्योंकि न्यायपालिका के पास इस संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र व राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान संसद की उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों की निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था की संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका को स्वतंत्रता की लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने से ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था की संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो एकहरी जो नागरिकता है वो नहीं है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में जो है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का जो है अलग नागरिकता होता है और सेंट्रल लेवल का अलग नागरिकता होता है, जैसे कि वहाँ पे अमेरिका में है ऐसा। तो यूपीपीसी प्रीलिम्स री एग्ज़ाम 2015 का क्वेश्चन है ये। एकहरी भारतीय नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं मौजूद हैं। तो भारतीय संविधान की संघात्मक लक्षण जो हैं वो लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, केंद्र राज्य की में शक्तियों का वितरण है।
न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, स्वतंत्रता है, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत जो है वो एकल नागरिकता है, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है और आपातकाल की घोषणा है, समझौतों की लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो पिछले वाला प्रश्न ही है। देखिए इसमें तो लिखित संविधान जो है वो संघीय व्यवस्था से है। कठोर जो संविधान है वो भी संघीय व्यवस्था से है। संविधान की सर्वोच्चता है वो भी संघीय व्यवस्था से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति है जो है वो एकात्मक तत्व से है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वो संघीय व्यवस्था से है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति एकात्मक तत्व है। और संवैधानिक जो संकट है ये एकात्मक तत्व है। और एक सर्वोच्च न्यायालय ये भी एकात्मक तत्व है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ये 4th और ये होगा 6 और ये 7th और 8th। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। खैर इसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं था तो प्रयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो इसको पढ़ सकते हैं कि सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था की अनिवार्य तत्व हैं। क्रम संख्या 5वां जो है अब लिखित है तत्व हम भारतीयों की विभाजन की पर्यायवाची के रूप में ले रहे हैं। तो वो तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था की अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधिकारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार जो की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति व अन्य कतिपय उपबंधों, राज्य में संवैधानिक तंत्रों की विफलता संबंधी उपबंध जो है वो 356 से 357 समवर्ती सूची उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोपित विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 254 राज्य का नाम और भूगोल बदलने की संसद की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 3 और 4 में है। और राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन, राज्य की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368 में है। अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिसके कारण हमारी संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संवैधानिक में सुभिन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 2nd, 3rd और 5th। तो यहाँ पे राज्यपालों की नियुक्ति, फिर 3rd वाला जो है वो राज्य में असमान प्रतिनिधित्व, और फिर ये 5th सही है कि यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाएं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और साथ में इसको बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचते रहे हमारी वीडियोस की। तो चैनल को सपोर्ट करें गाइस, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और इसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग इसको इस तरह से मोटिवेशन देते रहें ताकि मैं आराम से वीडियोस बना पाऊँ और अच्छे से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। अगला प्रश्न है भारत में संघीय व्यवस्था में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है।
तो इसमें बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। यूपीपीसीएस में से 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पे भारतीय संघीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ ऐसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 3 और 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिका रक्षा एवं वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भ में केंद्र से अलग नहीं है। साथ ही यहाँ पे न्यायिक शक्तियों को सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों का मध्य विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो परोक्षतः निर्वाचित होता है, और कथन है कि भारत में कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ऑप्शन जो है वो ये सही है। इसमें देखिए प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है ये, कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यह सही है कि भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई भी आनुवांशिक शासक नहीं होता। राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन 1 जो है वो कारण दोनों सही हैं और इसकी स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को सोच समझ के इसका आंसर करें। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण है कि लोग खराब शासन के सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही है। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। तो इसमें सी और डी दोनों सही हैं। इसमें आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों सही हैं। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है ये, और ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे महात्मा गांधी जी और जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि भारत की संघीय संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण है कि विविधताओं के समंजन में से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर पा रहा है। IRAS प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इसमें इसका ये पढ़ सकते हैं हम लोग, व्याख्या पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 के तहत भारत जो है राज्यों का संघ है, और इसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, और संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ व राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य जो है इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। इसके कारण विविधताओं की समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन है जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। तो भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों से, जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला सही है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप से आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली व संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की पुष्टि करता है। तो अगला प्रश्न है कि दलित महिलाएं, निर्धन व अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। और इसमें कारण है कि भारत में लोकतंत्र में अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उठता है। तो ये आर जो है वो गलत है। ऑप्शन यही सही है कि महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि भारत में गरीबी है ज़्यादा, क्योंकि लोकतंत्र अपने उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान व गरिमा को बढ़ाता है। ये देखिए राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है, तो इसका सबसे यहाँ पे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपर्युक्त सभी कारणों में संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है, अतः इसमें से कोई एक नहीं है। यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम 1997 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय व एकात्मक व संघीय दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो इसमें ये गलत है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल गलत। वहाँ प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ पे जनता के द्वारा होती है, ये भी गलत है। ये प्रीलिम्स बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने की वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, और यह संघबद्ध होने की इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो ऑप्शन डी सही है। आईएएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं गाइस। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में निम्नलिखित लिखित संविधान का होना, राष्ट्रपति इस संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यसभा में असमान राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि का शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई थी। यहाँ पे भारतीय संघ से राज्य इकाइयों से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, और मतलब कि इंडिया जो है भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए दो यहाँ पे कथन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, और उसका कारण है कि भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसमें न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि स्पष्टीकरण सही नहीं है, लेकिन दोनों कथन जो है वो सही है।
अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल, एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। तो संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपातकालीन स्थिति में ये पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में एकात्मक न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, मतलब जुडिशियल रिव्यू। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेदों मतलब 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 372 आदि की उपबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत जो कथन है वह कारण दोनों सही है, किंतु स्पष्टीकरण नहीं सही कर रहा है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संघात्मक है और कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2007 का क्वेश्चन है। तो इसमें देख सकते हैं कि भारत की संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल, एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति में बिल्कुल पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः बेसिकली जो है वो संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधान वाद जो है वो डी बसु करते हैं, दुर्गादास बसु भी करते हैं। तो वस्तुतः भारतीय संविधान है तो पूर्णतः संघात्मक है और न पूर्णतः एकात्मक, इसी कारण से इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसमें से डी सही है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। इसमें देखिए बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसे कहा है जी ऑस्टिन ने। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2008 का क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की प्रकृति जो है संघात्मक है, एकात्मक इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं तो कुछ ये कहते हैं कि यह एकात्मक संविधान है। तो जी ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी विहिर के अनुसार भारत की संविधान जो है अर्ध संघीय है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी विहिर ने कहा था और ये यूपीपीसीएस 2000 प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्न में से किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर है और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये केसी विहिर का वक्तव्य है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान में संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। यह कथन जो है वो BR अम्बेडकर का है। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो ये हर्बर्ट साइमन ने। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासनों के सिद्धांतों को असंगत और स्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वॉल्डो, फ्रैंक मेरिन और
FW रिंग्स ने मिथ को कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि विधि स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यहाँ पे अन्य विकल्पों को देखते हैं कि यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, और यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है, यह कथन जो है विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता की अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है और कानून की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। कानून का होना स्वाधीनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स की जो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक जो है वो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो ऑप्शन डी सही है। हेनरी फेयोल जो है वो सही है। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार जब हमारे समाज सामने अनेक प्रकार के प्रशासन वे विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण से होगा। यह कथन दिया गया है तो WB डॉनहम के द्वारा, और ये झारखंड पीसीएस मेंस में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि WC डॉनहम ने कहा था कि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्रीय अवधारणा में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो सी नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित होगी, तो ये गलत है। इसमें एक्सप्लेनेशन है कि विकल्प सी जो है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथ्य जो है वो गणतंत्र अवधारणा का प्रारूप है। तो देख सकते हैं कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च व्यक्ति शक्ति जो है वो निर्वाचित प्रधान में नहीं है, तो एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। 1, 2 और 4 सही है। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार सही है। IAS प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि प्रोफेसर डाइसी एवी डाइसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 प्रमुख लक्षण लिखे हैं कि विधि की सर्वोपरिता, इसका अर्थ है कि विधि सर्वोच्च है।
और उसके ऊपर कोई नहीं है, तथा राज्य की शक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन के हेतु दंडित नहीं किया जा सकता, अतः किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न है, ये अगला पॉइंट है, विधि के समक्ष जो है समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी ऊपर नहीं है। विधि भावना की प्रबलता, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसका अर्थ है कि संविधान की सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन 2 सही है। फर्स्ट गलत है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति के स्वतंत्रताओं पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 सही है इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। संविधान सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत जो संविधान से है, और संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुशता सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ, और एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियों भी विद्यमान रहती हैं। अगला प्रश्न है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ यह क्या है। तो ये सीमित सरकार है। IAS प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया प्रश्न है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य कि सरकार एवं इसके तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत जो है वो अपनी शक्तियाँ संविधान के से बोरो किए गए। उनका जो स्रोत है वो संविधान है, वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि उनके अकॉर्डिंग संविधान चलेगी। ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं उन रूपों में मौलिक होती हैं और सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक को आप स्वतंत्रता के उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें ऑप्शन डी सही है। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर है। प्रीलिम्स UPSC 2019 पे आया हुआ प्रश्न है। और विकल्प एक है कि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ करने की अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ये सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें यह विशिष्ट अधिकारों का अभाव हो, अवरोधों का अभाव हो, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो, विचारधारा का अभाव हो। तो IAS प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है ये। इसमें समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं हो, सभी लोग समान हो, सभी के पास समान अधिकार हो, तो उसी को समानता कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन समान विशेषताएं जो है वो समान है। तो ऑप्शन
ए सही है, सॉरी ये सही है, इसमें केवल थ्री वाला राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, तो ये बिल्कुल सही है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि दूसरे प्रशासनिक आयोगों के रूप में कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है ये। बल्कि ये सब शासन में नैतिकता गलत है, कि शासन को बढ़ावा देना ये भी गलत है, स्थानीय शासन को बढ़ावा देना ये भी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में विविधताओं में एकता को प्रोन्नति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संस्थानों की किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। तो इसमें उपरोक्त सभी हैं: अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग व क्षेत्र परिषद, फिर एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं। ये सब की सभी संस्थानों का होना आवश्यक है। उत्तराखंड पीछे तो 2017 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था की केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। तो ऑप्शन है 1980 के दशक में। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का क्वेश्चन है। यद्यपि 1960 से 70 के दशक में ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था। कुछ राज्य के अंग कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1970 से 80 में खिसकी, और जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत ही नहीं रहा। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और आशा करती हूँ गाइस आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो ने आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा हो। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और तो फिर मिलते हैं वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोस।